हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास बोल रहा है कि क्या एफ एन, ये जो फंक्शन है एफ एन हमें क्या दे रहा है, एन स्क्वायर दे रहा, एक परिभाषित जो फलन है जो कि एन से एन में जा रहा है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, क्या ये आच्छादक है? ठीक है, क्या ये आच्छादक है, ये आपसे बोल रहा है। आच्छादक के लिए पूछ रहा है, आपसे एकाकी वगैरह के लिए नहीं पूछ रहा है। सो देखो, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फलन क्या दे रखा है। देखो, सबसे पहले दिया है, जैसे एग्जाम में लिखा है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बड़े नंबर में भी आ सकते हैं, 1 की जगह 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकते हैं। तो फलन हमें दे रखा है जो कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और एफ एन बराबर हमारा क्या है, एन स्क्वायर है। ठीक, सो देखो हमारे पास क्या है ना, ये चीज, ये इसके पास पूरा एन है और इसके पास भी पूरा एन है। ठीक है, बेसिकली ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक, और हमारे पास एफ एक्स, ये जो एफ एक्स को पता है क्या कहा जाता है, वाई कहा जाता है। ठीक, सो देखो इसके पास पूरा का पूरा एन है और इसके पास भी पूरा का पूरा एन है। अच्छा तक क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का प्री इमेज यहाँ आना चाहिए, उन सभी का यहाँ पर प्री इमेज आना चाहिए। तो देखो अगर मैं बताऊँ, जैसे एन एन क्या होता है प्राकृतिक, इसके पास 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर है, और इसके पास भी वही ऑल काउंटिंग नंबर है। अच्छा तक क्या होता है, हर एक पद का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, डोमेन में। तो देखो अच्छा तक के लिए क्या होता है, माना ये जो एफ एन को होता है ना, एफ एन को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, एफ एन को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो वाई बराबर हमारे पास एन स्क्वायर है। ठीक है, और तुम अगर और तरीके से देखो, देखो और थोड़ा सा मान लेते हैं ना कि एफ, इससे पहले देखो जो फंक्शन है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जो एफ एन है इसको आप एफ एक्स लिख सकते हो, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होता, हम वेरिएबल को हम चेंज करके लिख सकते हैं, इससे थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक, एन की जगह बस एक्स कर दिया, ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रोसीजर वही है, माना एफ एक्स बराबर वाई, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए मैंने ये कर दिया। एफ एक्स को वाई माना तो वाई बराबर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई हो जाएगा। ठीक, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई। वाई मेरे पास, जैसे मैं वाई की जगह पे क्या रखता हूँ, यदि मैंने वाई ले लिया 2, ठीक है, इस वाई की जगह पर मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, इस 2 के लिए देख रहे हैं। तो 2 यहाँ रखोगे तो आपको एक्स मिलेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। तो वाई के लिए जो प्रतिचित्रण अंडर रूट 2, क्या अंडर रूट 2 प्राकृतिक संख्या में होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो 2 का जो प्रतिचित्रण है यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी एक का भी अगर मना होता है तो अच्छा तक नहीं होता। यहाँ तो ऐसे कई सारे मिलेंगे, 3 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर रूट अगर आ जाता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसके पास सारी प्राकृतिक संख्याएं, कोई अपरिमेय संख्या नहीं है इसके पास। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि ये जो 2 है प्राकृतिक संख्या में, परंतु परंतु अंडर रूट 2 प्राकृतिक संख्या में नहीं है। ठीक, और एक रीजन दे सकते हो, अच्छा तक कब नहीं होता है, चूंकि जो हमारा रेंज है, ठीक है, वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए यह अच्छा तक नहीं होगा। ये लाइन लिख देना हमेशा, जब अच्छा तक होता है ना तो रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। रेंज मतलब जो परिसर होता है वो सहप्रांत के बराबर होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान लिखिए जहाँ एक्स जो है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में है। तो इसका मान क्या होता है दोस्त, इसका मान होता है π/2। आपने याद किया हो, ये शूद्र है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ, अगर ये ए है तो ए डैश क्या होगा, परिवर्तन निकालना है। देखो ए हमारे पास है 5 2 -2 -3 -2, हमें इसका परिवर्तन निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो जो पहली वाली रो है
वो क्या हो जाती, पहली वाली कॉलम, और जो दूसरी वाली रो है वो दूसरी क्या हो जाएगी, कॉलम। ये हमें परिवर्त मिल गया, ट्रांसपोज ए डैश। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि अगर ये ए है तो ए आई टू का मान ज्ञात कीजिए। ए आई टू, ए आई टू का मतलब क्या होता है, 2 × 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना है और उसके साथ गुणा करनी है। ए हमारे पास क्या है, 1 2 2 3, ये ए है। अब हमें लिखना है आई हमारे पास क्या होता है, 1 0 0 1। अब हमें गुणा करनी है, यहाँ से रो लेते हैं, यहाँ से कॉलम, गुणा करो। एक की गुणा एक से करेंगे एक आ जाएगा, दो की गुणा 0 से करेंगे 0, एक की गुणा 0 से करेंगे 0, दो की गुणा एक से करेंगे 2, पहला हो गया। अब ये वाला लेंगे, 2 1 कम 2, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 गुणा 0 0, 3 1 कम 3। ठीक, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 1 2 2 3। तो आपने देखा वही मैट्रिक्स आ गया, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये जो सारणिक है अवयव 3, ठीक है, 3 अवयव दिख रहा है आपको, यहाँ पर है 3, तो ये 3 यहाँ मिलेगा आपको। इसका क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है आपको, उपसारणिक निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का हमें क्या निकालना है, उपसारणिक। तो 3 का उपसारणिक निकालना है, 3 ये दूसरे रो में है और ये पहले कॉलम में, ये कटा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 3 का उपसारणिक। ठीक है, 3 का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा, उपसारणिक को माइनर कहते हैं, तो ये माइनर कौन से नंबर पे होगा, माइनर दूसरे रो का पहला एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये हटा, ये चीज़ और ये चीज़ बची। उपसारणिक वगैरह निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट वगैरह निकालना आना चाहिए। 2 0 6 1, तो इसकी गुणा इसके साथ होती है 2 1 कम 2, माइनस इसकी गुणा इसके साथ 6, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं ये जो फलन है x के सापेक्ष समाकलन करना है आपको। x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इंटीग्रेशन है, ये x साइन x² dx। ठीक, सो देखो हमेशा जो एंगल में बैठा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में एंगल में जो दिक्कत दिख रही होती है ना, उसको मानने से बात बन जाती है। देखो x² के मानने से उसका अवकलन यहाँ हमें दिख रहा है, तो मान लेंगे, माना t मान लेंगे x² को, x के सापेक्ष जब प्लस करेंगे, यहाँ x है dt/dx, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो x dx की जगह पर आप रख सकते हो dt/2, ये x ये dx, तो इसकी जगह पे आ जाएगा dt/2, और इसको आपने माना है साइन x² का माना है t, तो 1/2 बाहर आ गया और ये हो गया साइन t dt। ठीक, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस की कॉस टी, इंटीग्रेशन का हम सी जोड़ देंगे, जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है, और फिर टी का मान रख दो एंड में, टी का मान क्या है, x²। आंसर सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक आप बोल दोगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो ये होता है tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट है हमारा 1 से √3। अब हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर √3 और x की जगह पे 1। किस एंगल पे मान मिलता है, 10 का √3 60 का, यानी कि डायरेक्ट रख देता हूँ π/6 π/3, और इस पे मिलता है π/4 पे। एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, यहाँ से 4π माइनस के 3π, आंसर आ जाएगा π/12। कितना जाएगा, π/12 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं,
ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े नंबर क्या आएंगे, ए हमारा ये है, इसके अनुदिश हमें मात्रक सदिश निकालना है। तो जो मात्रक सदिश होता है वो क्या होता है, जो सदिश दे रखा है वो लगते हैं, उसके बट्टे में उसका परिमाण आ जाता है। तो देखो हमारे पास ए क्या है, 2i, ठीक, 2i प्लस जे प्लस 2k। तो इसका परिमाण निकालते हैं, आई का गुणज 2, 2 का वर्ग, जे का गुणज 1, 1 का वर्ग, के का गुणज 2, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 4, √9, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये मान हम यहाँ रख देंगे। ए का मान क्या है, 2i प्लस जे प्लस 2k बट्टे में 3। यहाँ छोड़ सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3i, 1/3 जे, 2/3 के। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मात्रक सदिश मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर पर। कह रहे हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए क्रॉस बी हमें निकालना है। बहुत ही आसान है यार, ए क्रॉस बी, यहाँ आ जाता आई जे के। फिर देखो ये ए है ना, ए का गुणज क्या है, आई का गुणज, जे का गुणज कुछ नहीं है तो 0, के का गुणज है 3। फिर बी में आ जाओ, आई का गुणज है 3, जे का गुणज 5 और के का गुणज कुछ नहीं है तो 0। ठीक, आई पे आ जाओ, आई को छुपाएंगे, आई के लिए इसको छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस के गुणा इसके साथ। ठीक, तो 0 गुणा 0 0, 5 3 15, प्लस के बाद माइनस, फिर जे के लिए इसको और इसको छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस के गुणा इसके साथ, 2 गुणा 0 0, 3 3 9, प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस, फिर इसको और इसको हटाएंगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस के गुणा इसके साथ, 2 पंजे 10 और 3 गुणा 0 ये, तो ये आ जाएगा माइनस के 15i और माइनस माइनस प्लस के जे 9j और प्लस के 10k। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में आते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन क्या होंगे, 2 बिंदुओं से। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दिक् अनुपात। अगर आपने दिक् अनुपात निकाल दिया तो दिक् कोसाइन फट से निकल जाएगा। ठीक, तो दिक् अनुपात ए बी सी सूत्र होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो x2 कितना है 2, x1 कितना है 3, तो ये आ गया माइनस के 1, फिर 0 माइनस 1, ये भी माइनस 1 आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, z2 माइनस z1, तो ये आ जाएगा, ये भी आ गया माइनस के 1। अब आपको क्या करना है, जो दिक् कोसाइन होता है उसके लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। ठीक, तो ये कितना है -1 स्क्वायर, ये भी -1 और ये भी -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है और ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन क्या होता है, दिक् कोसाइन को अंग्रेजी में होता है DC शॉर्ट में, डायरेक्शन कोसाइन। ये होता है LMN। ये ए के बट्टे में ये पूरी चीज़ आ जाती है। ठीक है, ए के बट्टे में a² प्लस b² प्लस c², बी के बट्टे में a² प्लस b² प्लस c² और सी के बट्टे में a² प्लस b² प्लस c²। ए कितना है -1, बी भी वही है -1 और सी भी वही है। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, दिक् कोसाइन आराम से मिल जाएगा, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। सीधा 4 नंबर के क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन कह रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर बराबर, हमें ऐसा संबंध दे रखा है ना, आर मतलब रिलेशन, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए का मान है वो हमेशा बी से छोटा या बी के बराबर होता है।
आर का इसकी तुल्यता के लिए परीक्षण किया, क्या ये तुल्यता संबंध होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। अगर ये तुल्यता संबंध है तो इसे स्वतुल्य होना पड़ेगा, सम्मित होना पड़ेगा और संक्रामक होना पड़ेगा, तभी ये बात बन सकती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नंबर 1 स्वतुल्य संबंध पर। ठीक है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य क्या होता है, खुद का खुद के साथ संबंध, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो मान लेते हैं फॉर एवरी ए जो है, एक ए ले लिया जो कि आर से आ रहा है। ठीक है, चूंकि खुद का खुद के साथ ना यहाँ रख के देखना होगा, ए की जगह ए और बी की जगह भी ए। तो जो ए खुद जो चीज़ है खुद के बराबर है, देखो यहाँ पर जब दो कंडीशन होती है ना, ये वाला और ये वाला, कोई एक कंडीशन को संतुष्ट करना अनिवार्य होता है, तभी उसको सही माना जाता है। ठीक, तो ये जो ए है वो खुद के बराबर होता है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ए कोमा ए आर में है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य तो है। नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित। सम्मित का क्या होता है, ए का अगर बी के साथ संबंध है तो बी का भी हमें ए के साथ संबंध दिखाना होता है। सो देखो भाई, हम ले लेते हैं, माना ए और बी दो ले लेते हैं, ए और बी दो चीज़ जो कि हम ले रहे हैं आर से, और हमने ये बोल दिया कि यदि ए कॉमा बी आर में है तो प्रश्नानुसार ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। देखो अगर मैं हूँ और मेरा बड़ा भाई, मैं अपने बड़े भाई से छोटा हूँ, तो क्या मैं अपने बड़े भाई से बड़ा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता ना। अगर देखो ए अगर बी से छोटा है तो क्या ए बी से बड़ा हो सकता है, ये उसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो, और इसका मतलब होता है कि जो बी है वो कभी भी ए के बराबर नहीं होगा, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, यानी कि बी का संबंध ए में नहीं है, अतः इसलिए यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो देखो तुल्यता की जांच करने के लिए बोला, तो तुल्यता संबंध यहाँ नहीं होगा। तुल्यता कब होता है, जब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होते हैं, तो इसने यहाँ पर इसको मना कर दिया, तो तुल्यता होगा नहीं। अब संक्रामक बचा है, ठीक है, संक्रामक बचा है। और एक चीज़ यह है ना, अगर किसी चीज़ को तुम्हें मना करना है, तुम बाई एग्जाम्पल दिखा के भी मना कर सकते हो। किसी चीज़ को प्रूवन स्टेटमेंट है तो उसको ऐसे स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हो, और किसी चीज़ को अगर मना करना है तो बाई एग्जाम्पल दिखा के मना किया जाता है। ठीक है, बाई एग्जाम्पल दिखा के मना किया जाता है। सो मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, मना करने के लिए हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है। यदि 1,2 हम आर में लेते हैं तो जो 1 है वो 2 से छोटा है, 1 जो है वो 2 से छोटा है। ठीक, परंतु जो 2 है वो 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए 2,1 आर में नहीं होगा। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले वाले में, संक्रामक में। संक्रामक में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी हमें सी के साथ दिखाना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यदि देखो, यदि मैंने मान लिया ए बी सी तीन चीज़ें जो कि हम आर से ले रहे हैं, तो माना ए का संबंध, माना ए कोमा बी आर में है। अगर ए कोमा बी आर में है तो ए बी से छोटा होगा प्रश्नानुसार। बी पे खत्म हो रहा, बी शुरू करो। माना बी कोमा सी आर में है, तो बी कोमा सी अगर आर में है तो प्रश्नानुसार इस नियम से तो बी जो होगा वो सी से छोटा होगा। ठीक, देखो अब समीकरण 1-2 को कंबाइन कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। सो अब खुद देखो, ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, तो ए जो ऑटोमेटिकली सी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से भी छोटा है, यानी कि सी बड़ा है। सी क्या है, बड़ा है। ए से बड़ा बी था और सी से छोटा है बी, तो सी से ए भी छोटा ही रहेगा ना, है कि नहीं। तो इस आधार पर ए
यहाँ से लिख देंगे ए जो होगा वो सी से छोटा होगा। अतः अगर ए सी से छोटा है प्रश्नानुसार ए का संबंध किससे हो जाएगा, सी से हो जाएगा। अतः यह संक्रामक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक है, इसको हल करके हमें ये लाना है। सो अगर आप देखिए ध्यान से, ये सूत्र बाएं पक्ष में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आंसर 10 में आएगा। उस 10 को बस क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। सो देखिए क्या होगा, हम लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9। आपको ये सूत्र पता होगा, ठीक है ना, कौन सा सूत्र, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र को यहाँ लगा देंगे। tan इनवर्स x के जगह पर 1/4, यह है 2/9 बट्टे में 1/4 गुणा 2/9। आगे हल करते हैं। tan इनवर्स लॉसअप आ जाएगा, 4 9 36, 9 1 9, 4 दूनी 8। यहाँ पर 36 आ जाएगा लॉसअप, 36 से कम 36 माइनस के 2, 36 से 36 कैंसिल। tan इनवर्स 9 और 8 17 बट्टे में आ गया 34। ठीक है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 आ गया। लेकिन हमें आंसर 10 में नहीं, हमें आंसर कॉस में लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर कॉस में तो लाना, लेकिन यहाँ बट्टे में भी 2 है। वैसे तो प्रॉपर लाओगे तो बट्टे में आएगा ही नहीं कभी, यहाँ जो अलग से बट्टे में है, तो ये बट्टा आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस बट्टे में 2 को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से मैं भाग कर दूंगा। जैसे ही 2 से गुणा भाग किया तो ये क्या हो गया, 1/2 तो यहाँ आ गया, अंदर आ गया 2 tan इनवर्स 1/2, जो कि सूत्र के रूप में बन गया। 1/2 अंदर आ गया 2 tan इनवर्स थीटा के रूप में। ठीक है ना, ये थीटा की जगह पर है। और 2 tan इनवर्स थीटा का मान क्या होता है, 2 tan इनवर्स थीटा कॉस के रूप में निकालना है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ यही होता है। ठीक है, लगाओ सूत्र में, x के जगह पर क्या है 1/2। सो देखो 1 और ये 1/4, हाँ 4 1 4 में से 1 गया, 3/4 ऊपर नीचे 5/4, 4 से 4 कटा, ये आ गया 1/2। कॉस इनवर्स ऊपर बचा 3, नीचे बचा 5। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था, यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दोस्त, कह रहे बिंदु x बराबर 1 पर ये जो फलन हमें दे रखा है इसके सात्यंत की परीक्षण करनी है। तो अगर सात्यंत होता है उस पॉइंट पर LHL RHL और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होती है, तभी वो उस बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है, सात्यंत होता है। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर, यहाँ x है यहाँ 3 है, और ये तब है जब x का मान 1 से छोटा है, ये तब है जब x का मान 1 से बड़ा है। ठीक है, हमें x बराबर 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL लिमिट, एक पे चेक करना है, तो 1 से कम के लिए x टेंस टू 1 फंक्शन x, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, देखो 1 से कम के लिए ये वाला है 1 से कम के लिए हमें ये लेना है, x लेना है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, अब फंक्शन हमारे पास है x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, अब देखो RHL पे आ जाओ। RHL का सूत्र लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन x,
एक से अधिक के लिए, पॉजिटिव का मतलब एक से अधिक के लिए। फंक्शन क्या डायरेक्ट 3 है तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा। अब आप खुद ही देखोगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या है समीकरण 1 तथा 2 से कि भैया जो हमारा आर एच एल है, जो हमारा एल एच एल है वो बराबर नहीं है, जो एल एच एल है वो बराबर नहीं है आर एच एल के। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है जी, ये आप आराम से कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि y बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ संतुष्ट होगी, 0 के बराबर होगी। तो देखो y हमें दे रखा है 3 e की पावर 2x 2 e की पावर 3x, ये हमारा y है। तो हम एक बार अवकलज करते हैं dy/dx। तो यहाँ से 3 e की पावर 2x का प्लस 2x, x का गुणज 2 है तो वो गुणे में लग जाएगा। 2 e की पावर 3x का e की पावर 3x, x का गुणज 3 है तो गुणे में 3 लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 3 6 e की पावर 2x, 2 3 6 e की पावर 3x। तो 6 ओवरनिस्ट आ जाएगा e की पावर 2x और ये है e की पावर 3x। ठीक है जी, ये हमें मिल गया। अब देखो, या फिर ये इसको यहाँ पे रहने दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, यहीं पे रहने दो। ये dy/dx मिल गया, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। मुझे दो बार अवकलज करना है ना, यहाँ से पता लग रहा है। दो बार अवकलज करते हैं d2y/dx²। सो देखो ये 6 कांस्टेंट वैसे के वैसे e की पावर 2x का e की पावर 2x, x का गुणज 2, यहाँ से 6 e की पावर 3x का e की पावर 3x, x का गुणज 3 है तो वो गुणे में 3 लग जाएगा। 6 दूनी 12 e की पावर 2x, 6 3 18 e की पावर 3x। ओके, ये आ गया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? जो हमें दे रखा है वो है d2 y/dx²। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लेना है। 5 dy/dx प्लस 6y। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके मान को और इसके मान को रख देंगे समीकरण 1 2 3 से। ठीक है, मान रखो। तो d2 y/dx² का मान है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 dy/dx का मान क्या है 6 e की पावर 2x 6 e की पावर 3x। ठीक, फिर प्लस में 6 y का मान क्या है, y का मान है 3 e की पावर 2x और यह 2 e की पावर 3x। इसको हल कीजिए बस अब। तो देखो, ठीक है, तो ऊपर है देखो यहाँ से 12, यहाँ से इसको हल करेंगे सारा कट पिट जाएगा। 12 e की पावर 2x 18 e की पावर 3x, 5 पे गुणा करेंगे 5 छंग 30 e की पावर 2x और माइनस 5 छंग 30 e की पावर 3x। फिर 6 से गुणा करोगे 6 3 18 e की पावर 2x और 6 दूनी 12 e की पावर 3x। सो देखो 12 और 18 30 से 30 कटा, 12 और 18 30 से 30 कटा तो क्या आ गया 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बड़े आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे समाकलन करना है। इसका क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। सो आप देखिए, x के सापेक्ष समाकलन करना है, आई मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं जो अवकल समीकरण है, ठीक है, इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। सो देखिए, हमें दिया क्या है, यहाँ पर है e की पावर x 10y/dx 1 माइनस e की पावर x sec² y/dy। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे,
वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ठीक है, क्योंकि सम घातीय वाला तो है नहीं। तो ये प्लस का उधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब ये प्लस क्या करो, एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ ले जाओ, e की पावर एक्स, यहाँ आ जाएगा e की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, डी एक्स, और ये है सेक स्क्वायर वाई डी वाई, बट्टे में क्या आ जाएगा, 10y, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, फिर हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन कर देना होता है, कर दिया। ठीक, अब आप देखो, इसको मानने से इसका अवकलज पूरा ऊपर मिल रहा है, और इसको मानने से इसका अवकलज पूरा ऊपर मिल रहा है। अगर नीचे वाले को मानने पर ऊपर पूरा उसका हमें अवकलज मिलता है तो इंटीग्रेशन लॉग में आ जाता है। तो ये हो जाएगा लॉग e की पावर x माइनस वन, और इसको मानने से ये हमें मिल रहा है, तो ये हो जाएगा लॉग 10y। पूरा मिलेगा तभी, नीचे से माले को मानने पर ऊपर अगर पूरा अवकलज मिलता है तभी ये शुद्ध लगता है, लॉग में आता है। चूँकि दोनों लॉग में, तो इसको भी हम लॉग, इसमें ले लिए लॉग c। ठीक, और आपको ये सूत्र पता है, लॉग m प्लस n जो होता है वो होता है लॉग m प्लस n। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग e की पावर x, और ये हो जाएगा लॉग 10y इंटू सी, दोनों तरफ लॉग है, एंटी लॉग लेने पर लॉग से लॉग हट जाएगा, यहाँ बचेगा e की पावर x माइनस वन बराबर 10yc। ठीक है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा व्यापक। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये जो अवकल समीकरण है इसको हमें हल करना है। ठीक है, ये अवकल समीकरण किस रूप में है, ध्यान से देखो, ये रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। सो देखो हमारे पास क्या है, x लॉग x डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ पर है y, और यहाँ है 2/x लॉग x। डी वाई बट्टे डी एक्स के सामने जो भी गुणे में होता है उसको भाग हटाना होता है, तो हटाएंगे कैसे, दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। तो x लॉग x से दोनों तरफ भाग दे दो, x लॉग x लॉग x से लॉग x कटा, इससे ये कटा, तो ये हमारे पास बचा डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 1 के बट्टे में x लॉग x y, और यहाँ से बचा 2/x स्क्वायर। ठीक, ये हमें हमारा क्या मिल गया, रैखिक अवकल समीकरण मिल गया। रैखिक अवकल समीकरण किस रूप में होता है, ये होता है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के रूप में। तो हमारे पास p के स्थान पर क्या है, 1 के बट्टे में x लॉग x, और q के स्थान पर क्या है, 2 के बट्टे में x स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं। अब सबसे पहले आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसका सूत्र होता है a की पावर में p dx। p हमारे पास क्या है, 1 बट्टे में x लॉग x dx। सो आप देखो t मान लेते हैं log x को, तो dt बट्टे डी एक्स क्या हो जाएगा, log x का फल 1/x, ठीक है ना। तो dt क्या हो जाएगा, dx बट्टे x। देखो यहाँ पर क्या है, dx बट्टे x, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा dx, ये log x को तो आपने t माना है, और ऊपर आ जाएगा dt, तो ये हो जाएगा log t, और एक ही पावर log t सिर्फ t होता है, t आपने किसको माना है, log x को माना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, जिसका सूत्र होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, log x, q हमारा है 2 के बट्टे में x स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x प्लस c। तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और फिर ये मान यहाँ रख देना है, हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं,
इंटीग्रेशन करते हैं अलग से। आई मान लिया, इंटीग्रेशन हमारे पास है, 2 को भी बाहर ले लो, ठीक है, 2 बाहर ले लो, और ये है log x बट्टे में है एक्स स्क्वायर, ऊपर रखिएगा जो एक्स की पावर -2 dx। ठीक है, तो आई लेट वाला नियम लगाते हैं, आई लेट। तो लॉगरिथम वाले को फर्स्ट मानना पड़ता है और एक्सपोनेंशियल वाले को हमें सेकंड मानना पड़ता है। ठीक, तो सूत्र लग जाएगा, देखो 2 तो टोटल के बाहर है, पहला वैसे का वैसे गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। 2 टोटल के बाहर है, log x इसके पावर पे n+1 वाला नियम लगा, x की पावर 2+1 बट्टे में 2+1। log x का अवकलज 1/x होता है, और यहाँ पे भी आ जाएगा x की पावर -2+1 -2+1। ठीक, अब हमें मान रखना है, देखो हल हम नीचे यहाँ से कर रहे हैं, 2 log x, x की पावर -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 बचेगा। सेम चीज़ इधर भी आ जाएगी, 1 के बट्टे में x, और x की पावर -1 यहाँ बचेगा, -1 का मतलब बट्टे में x, और यहाँ से जो माइनस आएगा माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक, अब आगे थोड़ा और हल करते हैं। देखो ये आ जाएगा माइनस के log x बट्टे में x, x गुणा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर -2+1 -2+1, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 1/x। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, इस मान को उठाकर यहाँ पर रख दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। रख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा y log x, ये आ जाएगा 2 माइनस के log x बट्टे x 1/x प्लस c। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोल रहे कि 2 सदिश ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, इसके चीज़ ये चीज़ इसके बराबर होती है। सदिश 2 हैं, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हम भली बात ही जानते हैं। अब देखो क्या है, चूंकि जिसके लिए हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ लेना, तो मैंने ये ले, इसका अगर स्क्वायर ले लेता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। अब गुणा करते हैं, देखो गुणा करने पे क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो ए डॉट ए, फिर आ जाएगा ए डॉट बी। आपको पता है ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है, ए का हो गया बी के साथ करो, ये आ जाएगा बी डॉट ए, और ये हो जाएगा बी डॉट बी। ए डॉट ए क्या होता है, मॉडुलस ए का स्क्वायर, ए डॉट बी बी डॉट ए यानी कि 2 ए डॉट बी। आपको पता है ना ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर। वहाँ से आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं ए डॉट बी किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको समीकरण करें एक मान लूँ, तो इसकी जगह पे मान रख दूंगा, यह आ जाएगा ए स्क्वायर 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा ये चीज़। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि जो कॉस थीटा का मान है, कॉस थीटा का जो मान होता है वो 1 या 1 से छोटा होता है। अब जैसे ये मान मैं यहाँ रखूँगा, ये आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी
ये आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी और यहाँ जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, गुणे में 1। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें, सो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस के 2a b, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहते हैं। ये सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर क्या कर देंगे, तुलना, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, फिर हमें जो प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। बड़े आराम से, यही तो प्रूफ करना था ना आपको, आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मेरे तरीके से पढ़ाई करोगे तो कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। अगले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि आएगा ही आएगा, पूरी पूरी गारंटी है। न्यूनतम दूरी निकालनी है, 2 रेखा दे रखा है और ये सदिश रूप में r बराबर a प्लस लैम्डा बी के रूप में है। तो ये मेरा a1 है, ये मेरा b1, ये मेरा a2, ये मेरा b2। न्यूनतम दूरी d निकालने का जो सूत्र होता है, ठीक है, न्यूनतम दूरी d निकालने का जो सूत्र होता है वो मॉडुलस के अंदर क्या होता है, a2 माइनस के a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टे में b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ये सूत्र होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, लग गया फट से, इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, फिर उसका परिमाण भी निकालेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे i j के, b1 ये है और ये b2 ये है, गुणज i का गुणज 1, j का गुणज -3 और यह 2, फिर 2 3 1। हल करो, i के लिए क्या होता है, i को छुपाऊँ, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, 3 1 कम -3 और 2 3 6, प्लस के बाद माइनस आ जाता है, j को छुपाऊँ, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, 1 कम 1 -2 दूनी 4, माइनस के बाद प्लस, इसको और इसको छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, 1 3 3 और 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के 9i प्लस के 3j और प्लस के 9k। ठीक है, इसका परिमाण भी निकालना है हमें, तो -9 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 9 का वर्ग, 9 9 81, 9 81, ठीक है, 90 और 80, 90 और 80 कितना होता है, 170 171 अंडर रूट में, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमें ये मिल गया है b1 क्रॉस b2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ से, देखो a2 माइनस a1, ये भी हमें चाहिए होगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास 4i प्लस 5j प्लस 6k, a1 हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 3k। तो 4 में से 1 कम करेंगे 3i, 5 में से 2 कम करेंगे 3j, 6 में से 3 कम करेंगे 3k। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट चाहिए होती है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी होगी, तो निकाल लेते हैं अलग से। हाँ, क्योंकि जगह नहीं है ना, सब यहीं कर रहा हूँ। अब हम निकालते हैं a2 a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये कितना है, 3i प्लस 3j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, माइनस के 9i प्लस के 3j प्लस के 9k। आप जानते हैं i का i के साथ 9 3 27, j का j के साथ 3 3 9 और k का k के साथ 9 3 27, 27 से 27 कटा, सिर्फ क्या आ गया 9। अब ये सारे मान उठाकर यहाँ रखो, तो ऊपर वाला पार्ट मिला मुझे 9 और ये वाला पार्ट मुझे मिला था अंडर रूट के 171 आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, आराम से हो गया, कहीं पे भी डाउट हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना।
अगले प्रश्न में आ जाओ, हर साल निकालने के लिए आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 5 सफ़ेद, 7 लाल और 4 काली गेंदें, इनमें से यादृच्छा बिना देखे 3 गेंदें निकाली जाती, इन सभी के सफ़ेद होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है एक सफ़ेद गेंद कितना है, 5 है, सफ़ेद गेंद 5, फिर क्या है, लाल गेंद 7 और काली गेंद कितनी है, काली गेंद है 4। तो हमारे पास कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद हमारे पास है 7 5 12 और 4 16 गेंद, ठीक है। तो देखो हमें प्रायिकता निकालनी है, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता 3 गेंद चुननी है। सफ़ेद गेंद की आने की जो प्रायिकता, सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, ठीक। तो 3 गेंद निकालनी है हमें, तो हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं, 5 सफ़ेद है उसमें हमारे पास, ठीक है। उनमें से हमें 3 गेंद निकालनी है, एक गेंद नहीं 3 गेंद निकालनी है। तो 5 संभव परिणाम है, 5 में से मुझे कोई भी 3 गेंद चुनना है, तो 5C3, टोटल में से भी 3 गेंद निकलेगी, तो कुल परिणाम क्या है 16, उसमें से भी 3 गेंद निकलेगी, ठीक। आपको सूत्र बताएं, NCR का क्या होता है, फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल R, N-R का फैक्टोरियल। तो ये सूत्र यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 -3 का फैक्टोरियल 3, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 16, और ये हो जाएगा 16 -3 का फैक्टोरियल, और फिर 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल तो 3 का फैक्टोरियल कटा, ठीक है। क्या बचा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ है 16 फैक्टोरियल बट्टे में 12 फैक्टोरियल, ठीक। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 5 फैक्टोरियल गुणा 12 फैक्टोरियल, और इधर है 2 फैक्टोरियल गुणा 16 फैक्टोरियल। अब इसको हल करना है, आगे हल करते हैं। यहाँ से देखिए, तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को वही बड़े वाले को खोला जाते हैं, 2 फैक्टोरियल, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल तक। 12 से 12 कटा, 2 से 2 कटा, और देखो 5 गुणा 3 5 3 15, 15 से 15 कटा, ठीक है। 4 चौके 16, ठीक है, ये है। सो ऊपर से क्या बचा, 12 से 12 कट गया था, 5 दिया 15, 4 से काट दिया, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है फिर। और ये देखो 14 चौको 56, ठीक, और ये गुणे में है 13, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 56 गुणा 13। एक के बट्टे में कैलकुलेशन सही कर रहा है ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 5, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 16 में से 3 कटाएंगे तो 15 बचेगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, बस थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है कहीं पर, ठीक है। NCR, ठीक है, 5 3 से 3 कट गया, 5 में से 3 घटाएंगे 2, फिर 16, 3 से 3 कट गया, 16 में से 3 घटाएंगे N-R ना, तो 16 में से 3 घटाएंगे 13 बचेगा, फैक्टोरियल N। देखो फिर से करके दिखाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझको। यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर हमारे पास था क्या था 5C3, और नीचे क्या था 16C3। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। इस सूत्र से सॉल्व करना आपको आता होगा, कर देना। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ए है, हमें सिद्ध करना है कि ए एडजॉइंट है,
ठीक है, किसके बराबर होता है, सारणिक ए गुणा आई के बराबर होता है, और फिर हमें उसकी मदद से ए इन्वर्स भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ सकता है, बड़े नंबर में। तो देखो बिना एडजॉइंट निकाले आप ए इन्वर्स तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो ये चीज़ निकालने के लिए ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, और ये चीज़ यहाँ देखो, ए गुणा एडजॉइंट ए, सारणिक ए गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 है ना, 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये चीज़ तो पहले सिद्ध करनी है और उसके बाद ये निकालना है। आशा करता हूँ कि आपको पहले से आता ही होगा। अगर इसको मैं सॉल्व कराने लग जाऊँ बहुत टाइम लग जाएगा। आता होगा, नहीं आता है तो मेरा चौथा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसको जाके पहले देखिए, वहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में ज़रूर आएगा ए इन्वर्स पर आधारित, ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड करके जो प्रश्न होते हैं वहाँ से कभी ये आ जाता है तो कभी वो आ जाता है, आएगा ज़रूर ए इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी मैंने सारा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है, अब चैप्टर वाइज वन शॉट भी मैंने करा दिया है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और वीडियो को हर जगह शेयर करें।